दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि भारत रत्न पुरस्कार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। इस सूचना के आते ही भारतीय राजनीति में कई तरह के विमर्श शुरू हो गए, कई तरह के बातचीत शुरू हो गई। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा के 3 प्रमुख बिंदु होंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताऊंगा भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, फिर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है इनके बारे में आपसे कुछ बातें मैं ज़रूर इस मौके पर बताऊंगा, शेयर करूंगा, और सबसे आखिर में और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जननायक कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, यानी कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये इंडिया का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। इससे ज़्यादा ऊपर कोई अवार्ड हिंदुस्तान में नहीं है। और इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी, 1954 में, और 1955 के अंदर ये प्रावधान इसमें ऐड कर दिया गया कि इस अवार्ड को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तब भी उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। और इसीलिए जो है कर्पूरी ठाकुर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि एक बार में यानी एक साल में ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। मतलब कि जैसे अगर 2024 का भारत रत्न देना है तो आप मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया जा सकता है, 4 लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये जो था भारत रत्न अवार्ड के बारे में बहुत ही बेसिक छोटी सी जानकारी थी। अब हम लोग मेन बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में, है ना। तो जो कर्पूरी ठाकुर है इनका जन्म जो है वो बेसिकली बिहार में हुआ था। बिहार का समस्तीपुर ज़िला है, वहाँ पर समस्तीपुर ज़िले के अंदर एक गाँव है जिसका नाम पितौंझिया है, और अभी उसका गांव का जो नाम कर दिया है कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। तो कर्पूरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो निधन हुआ था वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। इनको जो है जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, है ना। और इनको लेकर के मैं बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें इनके बारे में जिक्र करूँगा। सबसे पहले कि सामाजिक चीज़ों को लेकर के, तो जो एक सामाजिक न्याय है और जो समाजवादी राजनीति की जो बात की जाती है तो इसके ये पुरोधा माने जाते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। और समाजवादी राजनीति शुरू करने के ये एक तरह से प्रवर्तक कह सकते हैं या एक तरह से प्रणेता कह सकते हैं। आज के समय में जो नीतीश कुमार हैं या जो लालू यादव हैं वो इन्हीं के समाजवादी राजनीति से या इन्हीं के सामाजिक न्याय को सीख करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने जो है समाज के, चूँकि खुद ये बहुत गरीब परिवार में और ईबीसी समुदाय से आते हैं, तो खुद इन्होंने समाज के जो सबसे हाशिए पर जो लोग हैं, जो सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, है ना, उन सभी के उत्थान के लिए इन्होंने लगातार काम किया। सभी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने बहुत ही अनवरत और लगातार कोशिश किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये समाजवादी राजनीति के पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के ये पुरोधा हैं। और जो समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं इस देश में, उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है और इनके बताए हुए कदमों पर चलने का कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इनके बारे में मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो है इनके ईमानदारी को लेकर के। कहा जाता है कि जब इनकी, ये आपको मैं बता दूं कि बिहार में ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। सोचिए कि 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के मुख्यमंत्री। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई, जब इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, उस वक्त इनके पास खुद के नाम का एक मकान तक नहीं था, एक घर तक नहीं था, ना तो
पटना के अंदर, और ना ही इनका जो पैतृक जो गांव है वहाँ पर। और एक और इनकी ईमानदारी का जो मिसाल मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको कि देख करके आपको आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में, आजकल के समय में जो नेता हैं, अगर एक बार के लिए कोई चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो 5 साल के अंदर अंदर न जाने कितने करोड़ों रुपया वो अपने जेब में भर लेता है, और अपने जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, भाई बंधु, सबकी जो है वो क्या नहीं कर देता है, जो करना चाहता है वो कर देता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक जो कही जाती है बात, और एक सच्ची जो ये बात है कि एक बार इनका कोई रिश्तेदार है जो इनके पास आया और बोला कि हमारी नौकरी लगवा दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत सामान्य बात है आज समय में भी, और शुरू से ही कि कोई व्यक्ति अगर आपके रिश्तेदार में, घर परिवार में बहुत ऊंचे ओहदे पर चला जाता है तो उसके पास अक्सर लोग पैरवी लेकर के जाते हैं कि भैया हमारा नौकरी लगवा दो, हमारा ये काम करवा दो। तो कर्पूरी ठाकुर के पास भी इनके कोई रिश्तेदार एक आए थे और इनसे आग्रह कर रहे थे कि हमारा जो है नौकरी लगवा दीजिए। ये जो है बहुत ध्यान से उनको देखे और अपने जेब से 50 रुपये निकाल करके उनको दिए और उनको ये बोले कि ये पैसा आप लीजिए और जा कर के कोई रोज़गार कर लीजिए, कोई धंधा काम कर लीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी अंदर ईमानदारी किस लेवल की थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आज के समय में कोई ऐसा नेता हो जो इनके स्तर का ईमानदार हो, जिसके अंदर इतनी कूट कूट करके जिनके अंदर ऑनेस्टी भरी हो। उस स्तर के नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। ऐसे ही इनको जननायक नहीं कहा जाता है, ऐसे ही इनको सामाजिक न्याय का मसीहा नहीं कहा जाता है, ऐसे ही इनको समाजवादी राजनीति का प्रणेता नहीं कहा जाता है। बहुत कुछ इन्होंने किया है बिहार के लिए, इस देश के लिए। और एक और चीज़ जो शिक्षा को लेकर के इनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जो कि हमारे देश की क्या पूरी दुनिया की कहिए कि एक तरह से सबसे मूल्यवान संपदा माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। जब ये 1967 के अंदर जब पहली बार ये डिप्टी सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था बिहार के अंदर। बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी आलोचना भी की गई, और आलोचना इस कदर की गई कि उस समय में जब लोग मैट्रिक पास कर जाते थे तो बिना अंग्रेजी के पास करते थे, क्योंकि अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी नहीं था, उसको ख़त्म कर दिया था इन्होंने। तो लोग बोलते थे कि ये कर्पूरी डिवीज़न है, मतलब कि इस तरीके से इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक के परीक्षा के अंदर अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इन्होंने शिक्षा को समाज के जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे पिछड़े हैं, वहाँ तक इन्होंने पहुँचाने का काम किया था। और इन्हीं का ये प्रयास था कि जब ये शिक्षा मंत्री बने तो जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ाई होने लगी, जो कि बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा राहत की बात थी। और इससे बहुत सारे लोग जो है उनको शिक्षा पाने में सहूलियत हुई, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि मातृभाषा में अगर किसी भी बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो उसके अंदर सीखने की उसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि दूसरे भाषा में। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देने के इन्होंने पुरजोर कोशिश किया, प्रयास किया, और उसमें इनको काफ़ी सफलता भी मिली। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी फ़ीस माफ़ी की भी कवायद शुरू की, और मैट्रिक तक बच्चों की फ्री में पढ़ाई हो उस चीज़ की भी शुरुआत इन्होंने की, और उस चीज़ की भी इन्होंने उसकी कोशिश की, और उसमें इनको काफ़ी सफलता भी मिली। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने जो उर्दू है, आज भी बिहार के अंदर उर्दू जो है वो सेकंड राजकीय भाषा मानी जाती है, तो उर्दू को इन्होंने दूसरी राजकीय भाषा देने का भी काम किया, और जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये घोषणा की कि बिहार के अंदर जो भी विभाग है उसमें हिंदी में काम किया जाए, ताकि मातृभाषा को बढ़ावा मिल सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके। तो इस तरीके से शिक्षा को लेकर के इनके कुछ प्रमुख कदम थे, जिसके बारे में समझना ज़रूरी है आज के लोगों को, जो कि शायद कर्पूरी ठाकुर को नहीं जानते होंगे। और इन्होंने जो काम किया,
जिस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ, और उसको लेकर के ही, उसके वजह से ही इनको जन नायक की उपाधि दी गई थी। जन नायक यानी कि जनता के नायक कर्पूरी ठाकुर। और आज केंद्र की मोदी सरकार उन्हीं जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। हालांकि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो इनके जो पैतृक गांव है कर्पूरी ग्राम जिसको अब कहा जाता है, वहाँ भी गए थे और जो कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर जितने भी जो समाजवादी हैं, जो सामाजिक न्याय और समाजवादी राजनीति की विचारधारा का पालन करते हैं, उन सभी ने इसकी प्रशंसा की है, इसकी सराहना की है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो मांग था, है ना, ये बहुत पहले से किया जा रहा था। जब से यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने आज बोला है कि जब से इनकी मृत्यु हुई थी उसी समय से हम लोग ये मांग कर रहे थे सरकार से कि इनको भारत रत्न की जो अवार्ड है, जो उपाधि वो दी जाए। और फाइनली जो है आज वो मिल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अचानक से जो है नरेंद्र मोदी को याद आ गई कर्पूरी ठाकुर की और इनको भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई। और इसको लेकर के कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए मैं हमेशा से एक बात बोलता रहा हूँ और फिर उस चीज़ को मैं दोहराऊंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका हर एक कदम जो होता है, उनका हर एक मूव जो होता है वो राजनीति से प्रेरित होता है। और ऐसे वक्त में जबकि 2024 का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है, तो अभी जो वो एक एक जो कदम है ना, सांस भी ले रहे हैं, तो ये सोच कर ले रहे हैं कि इससे क्या राजनीतिक लाभ होगा, क्या हम इससे कुछ वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ में इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए चयन किया है, उनका चुनाव किया है। आपको ये भी बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बिहार के अंदर खास करके, पूरे देश में भी इसका असर कहना तो मुश्किल है, लेकिन बिहार में खास करके जो बिहार के जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो समाज है, ईबीसी और ओबीसी समाज है, उसके वोटों को साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने अपने इस डिसीजन के माध्यम से किया है। लेकिन इसके साथ साथ इस पर कई प्रश्न चिन्ह भी है, कई सवाल भी है कि किसी भी समुदाय के एक व्यक्ति को इस तरह का अवार्ड दे देने से उस समुदाय का कितना उत्थान होता है, ये सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल के दौर में मैं दो आपको एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है। सबसे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया इस देश का। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते थे। सवाल ये है कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से इस देश के अंदर दलितों की स्थिति में क्या उत्थान हुआ? क्या इस देश में दलितों पर जो अत्याचार होते थे वो कम हो गए? नहीं हुए। दूसरा एग्जाम्पल, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं देश की, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लेकर के। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और दूसरी तरफ ये महिला हैं। इनके राष्ट्रपति बनाए जाने से क्या देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है उसका स्थिति में सुधार कोई हो रहा है? क्या देश के अंदर जो महिलाएं हैं उन पर जो अपराध होता है, उनके साथ जो अत्याचार होता है, उसमें किसी भी तरह का सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। बीजेपी खुद इस तरह की चीज़ों में लिप्त है। बीजेपी के कितने नेता ऐसे हैं जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण आप महिला पहलवानों का ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी समुदाय के एक व्यक्ति को कुछ दे देने से, चाहे वो पद हो, चाहे कोई पुरस्कार हो, आप उस पूरे समुदाय के वोट को साधने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत घटिया राजनीति मानी जाएगी और ये आपकी बहुत घटिया सोच मानी जाएगी। और वही चीज़ किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और मुझे नहीं लगता है पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, कि इससे कुछ राजनीतिक लाभ नरेंद्र मोदी को होने वाला है। हालांकि जो नीतीश कुमार है उन्होंने तंज भी कस दिया, धन्यवाद भी दिया मोदी जी को, लेकिन उसके साथ ही साथ तंज भी कस दिया कि इसका सारा श्रेय जो है मोदी जी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, मतलब सोच सकते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को,
है ना। किस लिए? देश के अंदर जो हिंदू वोटर्स हैं उनको साधने के लिए, देश के हिंदू वोटर्स का वोट प्राप्त करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। और उसके तुरंत बाद कर्पूरी ठाकुर का इस तरीके से उनके नाम ऐलान करना भारत रत्न के लिए। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि जो राम मंदिर का जो कार्ड था वो उसके सहारे बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि मंदिर के सहारे हमको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको एक इवेंट बना दिया, मेगा इवेंट बना दिया और पूरी कोशिश जी जान लगा दी नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर के, लेकिन राम मंदिर के नाम पर उनको वोट नहीं मिलने वाला है। उनका जो कैडर वोट है, जो मोदी जी के कट्टर अंधभक्त हैं, वही उनको वोट देंगे। बाकी लोग राम मंदिर के नाम पर उनको वोट नहीं देंगे। और इसीलिए उन्होंने ये जो दूसरा चाल है, ठीक उसके बाद बैक टू बैक कर्पूरी ठाकुर को ये अवार्ड दे करके कि जो बिहार के अंदर जो ईबीसी हैं, जो ओबीसीज हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके वोटों को साधने की कोशिश इस मूव के द्वारा नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इसमें इनको कितनी सफलता मिलती है आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको कर्पूरी ठाकुर से संबंधित जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपसे शेयर की आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जो आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।